अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल है? ब्रांड न्यू वीक, बहुत सी चीजें तो हम सोच रहे थे कि व्हाई नॉट स्टार्ट विद क्रिकेट टुडे। बहुत सी खबरें हैं, बहुत कुछ हुआ ओवर द वीकेंड। ऑफ कोर्स वी विल बी अपडेटिंग यू ऑन दैट, बट लेट्स कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। हमने आपको बताया था ना, लाहौर में बसंत की भी डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। अच्छा, ये भी 6, 7 और 8 फरवरी, और पीएसएल के 11वें एडिशन की भी डेट्स आ गई हैं। और अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक ये एडिशन खेला जाएगा। 26 मार्च से 3 मई तक। सो दिस इज आफ्टर रमजान, आफ्टर ईद, मतलब ये सब कुछ जब गुजर जाएगा तो उसके बाद होगा। एंड मेक सेंस एज वेल ना, बीच में तो कोई टाइम ही नहीं है। राइट आफ्टर ईद होगा, बिकॉज आपको पता है कि रमजान भी इंशाल्लाह कोई अराउंड 16-17 ऑफ फेब तो शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले तो हार्डली कोई टाइम रहता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हो। बट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सो दिस इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च। हाँ जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क रोड शो के मौके पर यह बड़ा ऐलान कर दिया है। मोहसिन नकवी ने बताया कि मुल्क में क्रिकेट के फरोग और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है। पीएसएल रोड शो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कौमी क्रिकेटर्स से हल्की फुल्की गुफ्तगू की। आपको पता है उनका अपना स्टाइल है, वो ज़रा मजाक भी करते हैं और ज़रा टेक भी कर रहे होते हैं। अबरार अहमद को शादी की मुबारकबाद दी, पूछा शादी को कितना अर्सा हो गया है। अबरार ने कहा कि 2 माह। वसीम अकरम ने मजाकन कहा कि चंद बरसों के बाद पूछूंगा। स्टेज पर मौजूद साइम अयूब और फहीम अशरफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के सफ़र के बारे में बताया। कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग खिलाड़ियों की दरियाफ्त और उनकी सलाहियतों को निखारने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। What do you think about these road shows happening? I think it's interesting. This is देखिए, हमारे पास आपको पता है कि अमेरिका से भी क्रिकेटर्स आए थे जो कि पाकिस्तानी निजात के, तो they were also telling us कि this is really cricket is becoming really big over there. अब बिग आप जो वहाँ के स्पोर्ट्स हैं उनसे ना कंपैरिजन करें, लेकिन चूँकि अमेरिका में भी ये इदराक हो गया है कि ये बहुत बड़ा स्पोर्ट है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ भी अब आई थिंक इट्स ग्रेट थिंग कि इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। इससे पहले लॉर्ड्स में हुआ था, आपको पता है, और यूके में, यस, और अब ये इसका दूसरा एडिशन है। सो या इंटरेस्टिंग, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन क्रिकेट में एक और मैच भी हुआ है। अच्छा, इसके बारे में हम आपको बता दें। अंडर 19 का हमारा हम हार गए, बेसिकली हम हार तो गए इंडिया से, और मैसिव तरीके से हारे। आई वुड से आपको बता ही देते हैं, मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं बताऊंगी। दुबई में था ये जारी अंडर 19 एशिया कप के मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों कल 90 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दैट्स अ ह्यूज मार्जिन। लेकिन भारत अभी तक खेल में अपनी जो सियासत है ना, वो जारी रखे हुए है, क्योंकि हुआ ये बिल्कुल कि भारतीय टीम ने कल भी पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया। व्हाई आर दे डूइंग दैट? अच्छा, रेप्रिमांड भी किया जा चुका है उनको, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ये कहा है, दरख्वास्त तो वैसे नहीं करना चाहिए था, ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहना चाहिए था कि ये बाकी सियासत वगैरह निकालें। तो एक दूसरे को कैसे आपस में ही कहते रहेंगे? हाँ यही लग रहा है ना, बिल्कुल, और होना कुछ नहीं है। दरखास्त ही हो सकती है आपस में, तो फिर फिर उन्होंने कहा कि जूनियर लेवल तक इसे ना लेके जाएं, लेकिन भारत ने ऑब्वियसली इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन भारत की टीम ने कल पहले बैटिंग करते हुए 47वें ओवर में 240 रन बनाए, मगर जवाब में पाकिस्तानी टीम 42 ओवर ही खेल सकी और 150 रन बना सकी, और यूं 90 रन से हमें शिकस्त हुई। ये पाकिस्तान के हुज़ैफा एहसन हैं, इन्होंने 70 रन बनाए। ही वाज क्वाइट प्रोमिनेंट, बट या। अच्छा, अब अगला मैच जो होगा ना, वो पाकिस्तान का इज गोइंग टू बी विद यूएई, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑन ट्यूसडे। which is tomorrow. अच्छा, इंडिया अपने 2 मैचेस जीत चुका है, हम अपना एक ही मैच जीते हैं, सो अभी एक और मौका भी हमें मिल सकता है आमने सामने आने का। सो सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या पहले किस पे बात करें? रोड शो पे बात करें, पीएसएल की डेट्स पे बात करें? कर लेते हैं रोड शो पे बात कर लेते हैं। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और पीएसएल जो है, जिसका जिक्र राशिद भाई और सिकंदर ये हो रहा था कि देयर इज गोइंग टू बी एन एडिशन ऑफ अनदर टीम, वो एक दफ़ा जिक्र उठा, उसके बाद दोबारा उसकी बात नहीं हुई। सिकंदर, डू यू हैव एनी न्यूज़ रिगार्डिंग दैट? नहीं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग। मुझे तो कोई ऐसी ये नहीं पता चल रहा है अभी तक। नाम सुने हैं कि सियालकोट और फैसलाबाद, तो ये हैदराबाद का भी नाम आया, तो अब मुझे नहीं पता कि कौन से नाम कहाँ से आएंगे। वो जो ये रोड शो है, मेरे ख्याल से ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके पास बहुत पैसा है, दे आर मतलब वेरी मच इनटू क्रिकेट। और आपको पता है, मैं पिछले कोई 30-35 सालों से हर साल जाता हूँ अमेरिका। पहले मैंने वहाँ क्रिकेट भी खेली, बहुत वहाँ पे मैटिंग पे मैच होते थे। अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। अब वहाँ पे लोगों ने अपनी टीमें बना ली हैं, और पाकिस्तानी लड़के जिनको थोड़ा सा भी मौका नहीं मिलता वो सीधा अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ जाके लीग्स खेल रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, अच्छी चीज़ है।
और ऑब्वियसली दे वांट टू सेटल डाउन, इसलिए कि अब उनको चांस नहीं बनता। तो अब क्रिकेट जो है अमेरिका में बहुत फैल गया है, बहुत से पाकिस्तानी हैं, उन्होंने टीमें बनाई हैं। तो जो इंडीड फैल गया, मतलब जो हमारा इंप्रेशन था ना कि नहीं जी क्रिकेट अमेरिका और क्रिकेट देखो it has become quite established in the US as well. That is true. And then there is South Asia से ही देखें कितनी दुनिया है वहाँ अमेरिका में, तो obviously cricket is love over here. So राशिद भाई 26 मार्च to 3rd में ये विंडो आपको क्या लगता है, इसमें मौसम, सारी एक्टिविटी, बाकी the rest of the world of the cricket क्या लग रहा है? Is the right time? जैसे this would be the right time. और मेरे ख्याल से ये टाइम बेहतर है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखते हैं PSL फरवरी में शुरू होती थी, मार्च में एंड हो जाती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती थी, जिसमें फॉग इसमें ज़रा मौसम चेंज हो जाएगा ऑल्दो। और जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप है 2026 में श्रीलंका और भारत में, जिसकी वजह से इसका आगे लेके गए। बाकी रोड शो अमेरिका का, इसमें 2-3 बड़ी कंपनीज हैं जो कि अपनी टीम लेके आना चाहती हैं। नजम सेठी साहब के ज़माने में कोशिश की उन्होंने, रमीज राजा साहब के ज़माने में कोशिश की, विन 777 ने अपनी टीम भी बनाई हुई है, यहाँ पे ग्रेड 2 खेलते हैं, वो डार्विन भी खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया, और बहुत तगदो में लगे हुए हैं कि यहाँ पे वो अपना सेटअप बनाना चाहते हैं। शायद एक और ऐसे लोग हैं जो कि यूके बेस्ड लोग हैं जो कि पाकिस्तान में आना चाहते हैं। तो ये हो गए, तो लगता है यही कि इन दोनों में से एक को लिया जाएगा। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि पाकिस्तानी भी गिलगित में भी काफ़ी शोर मच रहा है कि हो सकता है वो टीम जाए। हैदराबाद की है, फैसलाबाद की है, तो काफ़ी लोग कोशिशें कर रहे हैं। बिन जैद ग्रुप जो है UAE से, वो बहुत कोशिशें कर रहा है, वली ग्रुप है, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन प्राइस बहुत लगता है मुझे ऐसा कि हाई जाएगी। और जिस तरह से प्रीवियसली अगर देखा जाए तो 36 करोड़ और 25 करोड़ की कराची एंड लाहौर थी 2016 में, अभी वो तकरीबन 67-69 तक में गई हैं। ये तकरीबन लगता है 20 से लेके 40 तक, जो कि बहुत हाई प्राइस हो सकता है, और लेकिन वो देने के लिए तैयार है, जो कि हमारी क्रिकेट के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा टीम्स होंगी उतने ज़्यादा प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं, तो इससे इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा मेरे ख्याल से आएगा PSL 11 के पास। और एक्चुअली हम काफ़ी अरसे से जिक्र भी कर रहे हैं, 10 साल हो गए हैं, 10 एडिशंस हो चुके हैं PSL के, एंड देयर इज़ अ नीड फॉर न्यू टीम्स एज वेल, और हम तो सारे इंतजार में ही थे, अगर अब ये हो जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। लाइक आफ्टर अ डेकेड आपको चेंज करें या उसमें इजाफा करें तो जाहिर वो एक माइलस्टोन सा हो जाता है। अब जरा मैच पे आ जाते हैं। राशिद भाई, डिड यू गेट अ चांस टू फॉलो द मैच? मतलब हार तो हम गए, लेकिन 90 रन से हारे। व्हाट वाज द मेन डिफरेंस आपको? जी, तो फिर आप बताइए कि मेजर डिफरेंस आपको क्या लगा दोनों टीमों की परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें? इसमें जो देखा ना, एक दिन पहले मैच आ रहा था, अफगानिस्तान का खेल रहे थे अगेंस्ट बांग्लादेश जीत गया, 285 चेस किए थे। उसी में कमेंटेटर्स बता रहे थे कि एक दिन बाद जो मैच है, नेक्स्ट कल जो मैच हुआ है, वो बराबर वाली एक पिच है, उस पर होगा, जो कि ब्रिस्बेन से मट्टी लाई गई है, क्योंकि डिफरेंट 7-8 पिचेज हैं, डिफरेंट कंट्रीज की पिचेज हैं, और वो ब्रिस्बेन की थोड़ा सा हार्ड एंड बाउंस का होता है ग्रास थी उसके ऊपर। वहाँ पे अमूमन ये होता है कि टॉस जीत के पहले, शायद बारिश की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया हो, वहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि बॉल तो गेंद सॉफ्ट, वो पिच थोड़ी सॉफ्ट होती है, बल्ले पे बॉल आता है। जिस तरह से शुरू के 10 ओवर में 78 रन इंडिया ने किए, हालांकि सूर्यवंशी आउट हो गए थे, लेकिन आयुष ने बहुत अच्छी बैटिंग की, तो वहाँ पे गेम को वो लेके चले गए। और लेकिन जब बॉल पिच थोड़ी सी हार्ड हुई है और हमने बॉलिंग अच्छी की, 240 पे ऐसा लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन जब हमारी बैटिंग आई तो बॉल का बाउंस ज़्यादा नज़र आया, जो कि 3 ऊपर के जो बैट्समैन अगर आप देखें वो एक्स्ट्रा बाउंस से आउट हो गए, उनके पेसर्स ने आउट किए। शायद पिच का थोड़ा सा था कि डिफरेंट पिचेस पे खेलते हैं, और याली पिच से शायद पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। नो डाउट इसमें हम कह सकते हैं कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। हमारे बॉलर जो अच्छे बॉलर थे, सयाम थे या अली रजा थे, उन्होंने बॉलिंग तो की है, लेकिन कंसीड बहुत ज़्यादा रन करके शुरू में, और 34 ओवर में हमारे तीनों पेसर्स ने, सुभान भी जिसमें थे, 8-8 ओवर कर चुके थे। अब बाकी मानदा ओवर तो स्पिनर्स को करने थे, वो वहाँ पे कॉस्ट करके बहुत ज़्यादा रन, लेकिन 90 रन की जो डिफीट है बहुत ज़्यादा है। रन्स तो बहुत ज़्यादा हैं फॉर अ डिफीट। सिकंदर, आप भी क्या फैक्टर्स समझ रहे हैं कि दैट वर द कॉज ऑफ आवर डिफीट? ओके फाइन, पिच भी एक कॉज बन सकती है, अदरवाइज मतलब द वे दे वर प्लेइंग
और मार्जिन भी इतना ज़्यादा है कि हम तो नज़दीक भी नहीं आए फिर। देखो अभी जो राशिद ने बात की ना कि वहाँ पे पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस था, इसलिए कि बाहर से ऑस्ट्रेलियन पिच मिट्टी आई है वहाँ पर, उससे बनाई गई है। तो हमारे जो सुपरस्टार हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन पिच पे फेल हो गए, बाबर आजम कल, और हमारे यंगस्टर भी बाउंस को नहीं देखे। मैं कल स्पेशली इसीलिए वो देखने के बैठा था कि बाबर कैसे बैटिंग करते हैं, मगर मैंने बल्कि क्लिप्स भी बना ली थी। तो हमारे बच्चे जो है ओवरऑल अगर हम देखें, कल मुझे एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड मिला है कि जिसमें ओवरऑल जो हमारे लड़के हैं उन्होंने पिछले जो 1 साल के अंदर जो है जो मैचेस खेले उसमें से वो 6 जीते 10 मैचों में अगेंस्ट इंडिया। ये मैं सिर्फ डेटा इंडिया के खिलाफ बता रहा हूँ। हमारे बच्चों ने 6 मैच जीते हैं, जूनियर्स ने 10 मैच हुए थे इंडिया से उनके, यानी 4 हारे। और इसी पीरियड के अंदर जो हमारी सीनियर टीम है उन्होंने सिर्फ 2 मैच जीते और 9 मैचेस हारे हैं इंडिया से। तो इंडिया के जो ये कह सकते हैं हमारे जो जूनियर हैं अभी भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उनमें पोटेंशियल है, मगर इनको यूटिलाइज सही करना है। मैं कल मैच से हटके एक थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि मैंने इनको राइटिंग के अंदर इस तरह पेज ले जाकर नकवी साहब को दिए थे वहाँ पे जब हम सबको बुलाया गया था। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बच्चे हैं ना अंडर 19 के, ये ज़ाया हो जाते हैं। अभी ये खेल कर आएंगे उसके बाद इनका पता ही नहीं होगा वो किधर है। अगर PSL में आ गए तो उनका चांस बन जाएगा, अगर PSL में नहीं आया तो उनका कोई चांस नहीं बनेगा। तो मैंने इनसे कहा था कि जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट है उसको खिलाएं, इन बच्चों को अंडर 19 की टीम को ग्रेड 2 में डालें ताकि उनकी पॉलिशिंग हो। मगर मेरी बात नहीं सुनी गई। 1.5 साल पहले मैं देखकर आया था जब पूरे लड़कों को यहाँ पे बुलाया गया था। तो हमें अंडर 19 के इन बच्चों को बनाना है, ये फिर ज़ाया हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता किधर गए। तो ये मैं तो एडवाइस देकर आया था, उन्होंने ये लेकर अपने डोमेस्टिक के जो इंचार्ज हैं उनको दी। कुछ आपका सुन लिया गया, कुछ नहीं सुना गया। आप दोबारा आप कह रहे हो खुद ही सुन लिया जाए। मैं तो एडवाइस करके थक गया हूँ मगर कोई सुनता नहीं है। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव जिस पे हमने बात भी की है, अब हमें इस बात पे कोई मजीद बात करनी चाहिए कि ये टीमें हाथ नहीं मिलाती, इंडिया रिफ्यूजेस टू, मतलब, या फिर वी शुड जस्ट गेट ओवर इट बिकॉज अब ये हो गया है। और ये रिक्वेस्ट जब आती है ना कि ICC की तरफ से इंडिया को कि आप हाथ मिला लिया करें या समथिंग स्ट्रॉन्गर और स्ट्रिक्टर शुड बी सेड एंड डन, और इस बात को अब जाने दें और अब इस बात को मान लें कि दोनों टीमें हाथ नहीं मिलाएंगी। देखिए फीफा में भी यही हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है, उन्होंने अंडर 17 का शायद हाथ मिलाया उन्होंने। ऑर्गेनाइजेशन सख्त होनी चाहिए, मतलब सख्त नहीं, मतलब ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ना। अब ICC है, उसमें देशा है या 5 और नीचे के जो लोग हैं वो भी भारतीय हैं, तो वहाँ से तवक्को होनी नहीं चाहिए। और जब तक ये सिस्टम चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें हो पाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन बाकी दूसरे कंट्री के साथ पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने मना नहीं किया, ना पाकिस्तान टीम ने मना किया है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये मिल के आप एक प्रपोजल रखें ICC की मीटिंग में, तो वहाँ पे ये चीज़ उठाई जाए। जब ICC कहेगा तो फिर होगा ना, क्योंकि और मेरा ख्याल है कि इस बात पे हमें जरूर बात करनी चाहिए, बिकॉज ऐसे ही हर चीज को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर जाने देंगे तो फिर वन आफ्टर अनदर वो चीजें फिर बढ़ती चली जाती हैं, ICC की तरफ से भी वसी होता जाता है। अब्दुल्ला, ICC की तरफ से भी दरख्वास्त क्यों जाती है? मतलब अब ये है ICC और ये मैं बस स्लैप ऑन द रिस्ट वाली बात हो गई ना, तो फिर ये तो लगता है कि खाना पूरी हो रही है। जी फरमाइएगा। देखिए अब्दुल्ला, मुझे ऐसा लगता है कि ICC जो है वो एक खत लिखता होगा कि जी BCCI को कि जी आप ये ना करें, और जब वो GA शाह घर पहुंचते होंगे तो खत उनको मिल जाता होगा। ICC का मतलब ही वही है, सारे इंडियंस हैं, वही बैठे हुए हैं, वो अपने आप को एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार ये ना करो। मतलब इंतहा की बदतमीजी है कि आप अपने नई नस्ल को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप हाथ ना मिलाएं। ये नई नस्ल है, ये जो बच्चे हैं 17-18 साल के, इन्होंने जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। मगर ये अगर आप इस किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनमें सिर्फ ब्लाइंड जो बच्चियां थी ना इंडिया की, जो ब्लाइंड लड़कियों का मैच हुआ था, उन्होंने हाथ मिलाए थे, राइट। हाँ, और राशिद जैसे बता रहे फीफा में शायद फुटबॉल वालों ने हाथ मिलाया। तो मैं तो वो खवातीन को, जो ब्लाइंड खवातीन थी, उनको मैं मतलब कहता हूँ कि बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने, हाथ मिलाया। कौन सी ऐसी बात है? हमें इस पे पुश नहीं करना चाहिए अब्दुल्ला। व्हाई शुड वी पुश देम कि हमसे हाथ मिलाओ? नहीं, हमें पुश नहीं करना चाहिए, हमें पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये बताना जरूर चाहिए दुनिया को कि ये इनका रवैया है और ये स्पोर्ट्स को भी इतना पॉलिटिसाइज कर चुके हैं, और बीजेपी की सियासत का बराह रास्त असर है ना। जाहिर है अगर बाकी खेलों की बात कर लें, शायद वो इतने पॉलिटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे सिकंदर जयशाह नहीं है, और जयशाह किसके साहबजादे हैं आपको वो भी पता है। सो वो बीजेपी की सियासत का बोझ क्रिकेट पे पड़ रहा है। जी सिकंदर,
नहीं, हमें देखिए, हमें शोर उठाने का मतलब धरना देने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं मिलाते ना मिलाए, मगर ये तो पूरी दुनिया देख रही है। अब तो फॉरेन प्लेयर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या बदतमीजी है, उनका मजाक भी उड़ता है। मगर एक शख्स अगर बदतमीज हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। आप जितना उसको लिफ्ट कराएंगे वो उतना। जी बिल्कुल सिकंदर, वी आर नॉट एज मच कमेंटिंग ऑन इंडियाज एटीट्यूड एज वी आर ऑन आईसीसी। उनका रोल न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। जी, आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है। हमने तो पिछले 10 साल से क्लियरली, अब तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा वैसे ना कहें, अब वो उसकी तो हमने एक डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव बीन, जो उनका एटीट्यूड है उसकी वजह से कह रहे हैं, अदरवाइज तो ये इंटरनेशनल बॉडी है। जी राशिद भाई। हाँ जी, मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि जो मीटिंग हो, नेक्स्ट मीटिंग हो, उसमें ये चीज उठाई जाए, या तो ये सिस्टम से ही निकाल दिया जाए ना। पहले भी तो हाथ नहीं मिलाते थे बहुत कम। अगर 80s में चले, सिक्कू भाई भी ज्यादा बताओगे, थोड़ा हमसे पुराने हैं। और लेकिन ये चीज जो है कि आईसीसी का मैटर है और उन्हीं को ये हल करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से कोई मना नहीं है, ना कभी मना किया गया। ये चीज अगर बीसीसीआई या बीजेपी से आई है तो इसकी रोकथाम आईसीसी का फर्ज है। सिक्कू भाई, आपके जमाने में क्या होता था? अब्दुल्ला, हमारे जमाने में ये होता था कि जब हम जिससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती थी कि एक जैसे हमारे यहाँ टेस्ट मैच होते थे, एक दिन पाकिस्तान की टीम उनके ड्रेसिंग रूम में जाती थी, अगले दिन वो हमारे ड्रेसिंग रूम में आते थे। यानी कि एक दूसरे के मेहमान बनते थे, हम साथ चाय पीते थे, बातें होती थी, गप्पे लगती थी, एक दूसरे से मजाक करते थे कि भाई मैंने तुझे ग्राउंड के अंदर, वो कहता था कई दफा, उनके जो प्लेयर थे मुझे याद है, वो वेंसाकर, बहुत शरीफ सा, वो वेंसाकर हुआ, विश्वनाथ, बड़े अच्छे शरीफ लोग थे। वो आके कहते यार तुम लोग हमें क्यों ऐसी करते हो? वो जमानों में भी आपको पता ही है कि टेस्ट होता था या ओडीआई होता था। अब तो बात ही कहीं और चली गई है। T10 से लेके T20, मतलब व्हाटएवर यू वांट इज बीइंग डन इन द नेम ऑफ क्रिकेट। तो हाँ, और वैसे भी रंग भी आ गए ना टीवी पे भी। नहीं, इतने पुराने भी नहीं है वैसे सिकंदर के। आपको क्या लग रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट सिकंदर सामने है, पूछ लें। सिकंदर, वो आपके जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट होते थे मैचेस या कलर आ गया था टीवी? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट थे। हमें थोड़ा सा शक था, लेकिन अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। हमारे दौर में ब्लैक एंड व्हाइट थे, ब्लैक एंड व्हाइट से आहिस्ता आहिस्ता करते कलर में। टिक्कू भाई ने जब दिल्ली में आउट किया, 8 आउट किए, तो मैं रेडियो पे सुन रहा था। वो टीवी पे नहीं आता था। टिक्कू भाई, वो जब तू जमाना है। नहीं, टीवी पे आता था, मैच रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, नहीं उस वक्त रेडियो पे बहुत आता था, लाइव टेलीकास्ट होता था। Well, we'll just say good times, मतलब बड़े अच्छे वक्त थे। और अब जरा अगर उस जमाने में जियो पाकिस्तान, अच्छा, वैसे टूर्नामेंट ओपन है, राशिद भाई, what do you think, should we make any changes in the playing 11 for the next matches ahead, या फिर अब जैसा है वैसे ही कंटिन्यू? ये अंडर 19 की बात कर रहे हैं ना? जी, अंडर 19 की बात कर रहे हैं। इसमें ना पार्ट टाइम स्पिनर्स, और स्पिनर ज्यादा पार्ट टाइम लग रहे हैं। इसमें स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती लोगों को, देखने वालों को। लेकिन अगर देखते हैं ना, तो वो बैट्समैन है जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो ज्यादा रन देते हैं और आउट भी कम करते हैं। तो इस वजह से स्पेशलिस्ट सरफराज वहाँ पे मौजूद है, शाहिद अनवर है, मंसूर अमजद है, कोचिंग स्टाफ अच्छा है, तगड़ा है। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट पे जाएं अपने स्पिनर। लेकिन यूएई वाला मैच जीतना जरूरी है। लास्ट टाइम भी हम वहाँ पे लास्ट ईयर जो मोहम्मद यूसुफ गए थे, हम हार गए थे, जो बाहर हो गए थे। हाँ बिल्कुल, यूएई वाला मैच हमारे लिए जीतना ज़रूरी है और होपफुली जीतेंगे। और कुछ स्पिनर्स जो हैं वो हाफ फ्राई नहीं होने चाहिए, फुल टाइम होने चाहिए। एब्सोल्युटली। सिकंदर, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो हमसे हाथ नहीं मिलाते, ठीक है? अच्छा। मगर जब ड्रॉस बनाया जाता है तो वो हमको सबसे पहला मैच इंडिया से देते हैं, ताकि हम 2 दफा खेलें, वो पैसे बनाएं। मतलब ये आईसीसी, एसीसी, ये बहुत हरकत करते हैं। वो पिक एंड चूज जरूर है। हाँ, वो एक ही ग्रुप में रखा है इंडिया और पाकिस्तान को, ताकि एक मैच इधर हो, फिर एक सेमीफाइनल या फाइनल हो। तो ये हर दफा ये करते हैं ये लोग। That is right. Noted. Thank you so much, Sikandar and Rashid Bhai, for being with us this morning. There you go. हमने कहा जरा क्रिकेट की बात करके जरा बीच में से निकाल। अब आगे चलते हैं। कल कराची में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारी शादियां तो आपको पता है अक्रॉस द कंट्री ही हो रही हैं। ये तो एक शादी सीजन है, ये तो शादी सीजन है ही। लेकिन वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की शानदार कामयाबी पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान साहब आए, समा बांध दिया भाई, और ऊंचे और धीमे सुरों में उन्होंने हाजरीन महफिल को झूमने पर सामईन को मजबूर कर दिया। और आप तो खैर वहाँ थे, तो आपने तो काफ़ी एंजॉय भी किया।
दिया। सुने ओके, अच्छा सीवेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं है, फाइनली किसी ने कह ही दिया, इन्हें जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत के इन रिमार्क्स में सीवेज वर्कर्स के साथ होने वाली ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों की झलक देखी जा सकती है, और ये अब का मसला नहीं है। मतलब पर्टिकुलरली हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इसमें दर्जनों हलाकतें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स रिपोर्ट हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज हमारी यहाँ हिफाजती इंतजामात नहीं हैं सीवेज वर्कर्स के लिए। जब वो लिटरली हमारी गलाजत के ढेर में उतरते हैं, हमारी गलाजत के ढेर को साफ करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है कि सब कुछ तो हो ही रहा है, हम कंप्लेसेंट हो गए हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं और अब हम देखते भी नहीं है मुड़ के। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होता होगा कि ये कैसे काम हो रहा है, एंड देन वी मूव ऑन, बिकॉज ये इसी तरह हो रहा है और हमें बड़ा डर है कि अगर कोई चेंजेस ना हुए तो ये इसी तरह होता चला जाएगा। तो मुल्क भर में लिटरली जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारे घर पे एक बाजी हेल्प करती थी। आई स्टिल रिमेंबर, वो आपकी एक बचपन की एक कोर मेमोरी रहती है ना, तो उस वक्त हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। मतलब आई वाज लाइक 10-11 इयर्स ओल्ड कि उनके देवर की डेथ हुई थी इसी तरह गटर में गैस के भर जाने की वजह से। साथ जो विजुअल्स है ना, एंड यू नो decades later this issue still persists। आपको पता है कि मुल्क भर में गटरों की जो सफाई है उसके दौरान सीवरेज वर्कर्स की हलाकतें मामूल बन चुकी हैं। जिस तरह आप इतनी पुरानी बात भी बता रहे हैं, लेकिन इस मसले पर हुकूमतों ने शायद ही संजीदगी से कभी सोचा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने अवामी मफाद की दरख्वास्तों पर फैसला जारी करते हुए हुकूमत को हिदायत की है कि मुल्क भर में सीवरेज वर्कर्स को मुकम्मल हिफाजती सामान, गैस मॉनिटरिंग डिवाइसेस, वेंटिलेशन और फर्स्ट एड सहूलियात फराहम की जाए। मतलब ये फहरिस्त ही देख लें कि कितनी बेसिक है, ये भी नहीं है उनके पास। अदालत ने जी खाकरोब की असामियों के इश्तिहार में सिर्फ क्रिश्चियन लिखने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। आप ये सोचिए हुकूमत ने हिदायत की है कि सिर्फ क्रिश्चियन के बजाय शहरी लिख दिया जाए ताकि इम्तियाजी सलूक का तासुर न मिले। अदालत ने सीवेज वर्कर्स की हलाकतों पर लिखा है कि मामला सिर्फ मजदूरों के हकूक़ का नहीं है, बल्कि आइनी मसावात और इंसानी वक़ार का मसला है। अदालत का फैसला बता रहा है कि बरसों से हुकूमतें इस मामले में गफलत का मुजाहरा करती आई हैं। सिर्फ यही नहीं, सीवेज वर्कर्स की बेहतर हिफाजत, मुआवजे और इंश्योरेंस का सिस्टम भी ठीक करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, अगर इस पर अमल किया जाए तो कई जानें बच सकती हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। अगर हम बददयानती से काम लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादातर क्रिश्चियन हमारे शहरी हैं जो सीवेज वर्कर्स के तौर पर काम करते हैं और उनकी हलाकतें हो रही हैं। सैड बात क्या, हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। हमें पता होता है कि अगर वहाँ कोई काम कर रहा है तो वो बिल्कुल क्रिश्चियन ही होंगे और कोई करेगा नहीं। मतलब हमारा माइंडसेट भी उसी तरह बन गया है। माजिद बशीर एडवोकेट ने हमें ज्वाइन किया, डायरेक्टर सेंटर फॉर रूल ऑफ लॉ है। माजिद साहब ये बताएं कि दरख्वास्त गुजार भी बाय द वे यही हैं। सबसे पहले तो बड़ी बुनियादी बात है, ये दरख्वास्त आप किस सिलसिले में लेकर गए थे और ऐसा क्या हुआ था कि आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा? हम जरा बैकग्राउंड समझना चाहते हैं। ये काफ़ी सालों से अखबारात में जब भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे खाकरूब की भर्ती के लिए एडवर्टाइज करते थे अखबारों में, तो लिखा होता था कि खाकरूब की पोस्ट के लिए क्रिश्चियन होना ज़रूरी है। तो मैं समझता था कि ये आईनी पाकिस्तान की शिकों के ख़िलाफ़ है और ये गैर इम्तियाजी सलूक है अक़लियतों के साथ। आपको लिखना चाहिए कि खाकरूब की वैकेंसी के लिए आपको कोई पाकिस्तानी शहरी चाहिए, जैसे लिखा होता है उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन बता दें। लेकिन क्रिश्चियन लिखने से क्वालिफ़िकेशन नहीं बनती थी और ये गैर मुनासिब रवैया था। तो मैंने ये समझा कि ये गैर आइनी बात है, इसको अदालत में लेके सरकारी और गैर सरकारी इदारों को एक नोटिफिकेशन के थ्रू बावर कराया जाए कि आप जो ये काम करते हैं इससे अक़लियतों के साथ आपका इम्तियाजी सलूक नज़र आता है। जब ये गटर मेन होल्स या कुछ सफाई करते थे तो वहाँ पे उनकी दम घुटने से अमवात हो रही थी और ये कोई तादाद 90 से ज़्यादा थी, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। तो मैंने ये सोचा कि ये एक बड़ा आम सी बात है, सिर्फ अदालत के थ्रू हमें अपने सरकारी और गैर सरकारी इदारों को बावर कराना है कि जब आप इनको भर्ती कर लेते हैं तो इनको वो मशीनें लेके दें, सफाई के वो आलात लेके दें कि जिससे इनकी ज़िंदगी महफूज हो और वो सफाई भी हो जाए। और ये इंतहाई, मेरा ख्याल है ये चंद दुनिया के मुल्क है जहाँ पे ये हमारे जो लोग हैं ये हाथों से सफाइयाँ करते हैं और अपनी बॉडी को अंदर ले जाते हैं उस ख़तरनाक हद तक कि जहाँ पे जिसे कहते हैं ना ख़तरनाक कीमियाई जिसे मादे हैं, जिसे गैसेस हैं, जिनसे उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा सही बताइएगा कि अब जो फैसला आया है, क्या आप लोग और दीगर पिटिशनर्स इससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद तब्दीली आएगी? और एक तब्दीली ये भी है कि वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट नाउ।
देखें, ये फैसला बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात मानते हुए कि ये दोनों बातें, यानी आप जो खाक ग्रुप की वैकेंसी लिखते हैं कि उसमें क्रिश्चियन होना चाहिए, और जो अमले को जो सफाई करते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं मेन होल्स में, उनको जो औलाद नहीं दिए हुए और उनसे जो अमवात हुई हैं, जो हमने शहादतें अदालतों में दी हैं, और हमने काफ़ी क्लिपिंग दी हैं अखबारात की जिसमें लिखा होता था कि खाक ग्रुप के लिए क्रिश्चियन चाहिए, और हमने वो सारा डाटा बना के अदालत के सामने पेश किया कि सफाई करते हुए ये जो हमारी अकलीती क्रिश्चियन बरादरी है, उनके काफ़ी लोग जो है इस हादसे से दो चार हुए, उनकी अमवात हुई, और वो शहादत हमारी जो है वो अदालत ने मानी। और अब नोटिफिकेशन, अगर आप अदालती फैसला पढ़ें तो जज साहब ने उसमें लिखा है कि मुतल्लिका डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे इसमें इंतजामात करे और अदालत को इसकी रिपोर्ट माहाना बेसिस पे पेश भी करे, ताकि पता चल सके कि सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने किस हद तक कोर्ट का ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया है। मेरे ख्याल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन निकालना है कि आइंदा से जब भी अखबारात में खाक रूप की या सफाई करने वाले अमले की ज़रूरत पड़े तो वहाँ लिखा जाए कि शहरी चाहिए, और जब भी सफाई कराई जाए तो उनको वो आलात दें जिससे उनकी ज़िंदगी महफूज रहे, ना कि वो सफाई करते हुए से हाथ धो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए माजिद साहब, लेकिन बात तो सारी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाती है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कुछ लिखा है उस पर अमल दरामद करना हुकूमतों का काम होगा, बल्कि वो पाबंद हैं कि इस पर अमल दरामद करें। तो आपके ख्याल में जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करने, नोटिफिकेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, बहुत सी चीज़ें से पहले इसमें कितना वक्त लग सकता है, और आइडियली ये सब कब तक नाफिज हो सकता है? बिकॉज वी वुड वांट, ये बात जो इतनी पेनफुल है पाकिस्तानियों के लिए और कब से बात एक फंसी हुई है, उसको फ़ौरन से तब्दील होना चाहिए। देखिए जी, इसमें नोटिफिकेशन तो अगर आज ही जारी कर दें और महकमे आइंदा से कोई भी एडवर्टीजमेंट अखबार में जो इश्तहारा देते हैं उसमें ये लिखना शुरू कर दें कि खाक ग्रुप की वैकेंसी के लिए शहरी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मैं दरख्वास्त करूँगा उन मुलाजमीन से जो ये काम सर अंजाम देते हैं कि इस ऑर्डर के बाद वो अफसरान को ये कहें कि हमें हाई कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है कि हम सफाई हाथों से नहीं करेंगे, बल्कि आप हमें आलात प्रोवाइड करेंगे, और ये आलात कोई इतने महंगे भी नहीं है। आपने देखा होगा कि ये काफ़ी शहरों में हैं और बाकी कई दूर दराज शहरों में नहीं है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो इसको इम्प्लीमेंट करने में 2-3 दिन लग सकते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे कानून साजी की ज़रूरत है ताकि मुस्तकिल तौर पे इन अमवात से लोगों को बचाया जा सके। उसमें कानून साजी के लिए लेबर लॉज में कुछ अमेंडमेंट करनी है, और इसके बाद उसकी नोटिफिकेशन होनी है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है, और मेरा ख्याल है जिन लोगों की अमवात हो चुकी है उनकी फैमिली को कॉम्पनसेट करने के लिए भी कुछ फंड्स या कुछ कानून साजी करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आइंदा से जब भी कोई महकमा सरकारी हो या गैर सरकारी, उस पर किसी को अगर मजबूर किया जाए या वो इस कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन करे तो मेरा ख्याल है उनके लिए कुछ सज़ा भी मुतय्यन करनी चाहिए, और उनको पता चल सके कि ये अब अदालती फैसला है और आप इसकी अगर वायलेशन करेंगे तो ये तो होपफुली ऐसा ही हो। माजिद बशीर एडवोकेट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, डायरेक्टर सेंटर फॉर रूल ऑफ लॉ। एक और चीज़ जिस पे कोई हो जानी चाहिए ना, डायरेक्टिव आ जाना चाहिए, जो विंडो क्लीनर्स होते हैं, जो कि एक प्लास्टिक की, मैंने अभी रिसेंटली कराची में एक वीडियो बनाई बिकॉज आई वाज शॉक्ड टू सी माई सेल्फ, एक नई बिल्डिंग शीशे की, और उस पर विंडो क्लीनिंग हो रही थी, प्लास्टिक की कुर्सी को रस्सी से बांध के थैलों के साथ चीज़ें लटकाई हुई और बंदा विंडो साफ़ कर रहा था। इनफैक्ट यू नो आई विल पुट इट अप आइदर ऑन माई सोशल्स और विल शो यू। क्रिमिनल है ये बात, मतलब जो वो करवा रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप उनको पूरा वो डेक लेके दें कि सफाई करने का एक निज़ाम हो प्रॉपर जो दुनिया में फॉलो होता है, जो बकायदा लिफ्ट के साथ, पुली के साथ, मतलब लिटरली एक प्लास्टिक की कुर्सी रस्सियों से बांधी हुई है। वो प्लास्टिक की कुर्सी की टांग टूट सकती है, वो रस्सी झूल मतलब वो सकती बंदा भी है, उस तरह बैठा हुआ है, कुछ भी हो सकता है 7वें फ्लोर पे। इट्स रियली सैड। तो वो भी एक होनी चाहिए चीज़। ओके और जाहिर है हुकूमतों की जिम्मेदारी की हम बात करते हैं, हमारे अपने रवैयों में भी तब्दीली आने की बहुत ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू दीज इश्यूज, एंड नॉट जस्ट एक्सेप्टेड बिकॉज़ दैट इज हाउ इट्स। AQI कितना है भाई लाहौर का? अच्छा जी, इसमें ये है, इस वक्त हम एयर क्वालिटी आपको बता रहे हैं। दूसरे नंबर पे कराची है और चौथे नंबर पर लाहौर है और पहले पे दिल्ली, थर्ड पे आपको पता है कोई सिटी है। मतलब अच्छा, एक टेंशन मुझे होती है कि हम लाहौर की स्मोक की, पंजाब की स्मोक की बात करते हैं, पर्टिकुलरली लाहौर की स्मोक की बात करते हैं, लेकिन अभी एज वी स्पीक कराची इज एट नंबर 2, लेकिन यहाँ तो कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं है। इकदाम तो चले छोड़ दें। हाँ, मतलब ये ऐसी इट इज नॉट इवन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन।
बट एनीवे वी वांटेड टू टेल यू दिस। और यूरोपीय ममालिक और ख़ास तौर पर बरतानिया में सुपर फ्लू जो है वो वबाई सूरत इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो खैर इससे भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हमने आपको मौसम का बताया कि बारिश हो नहीं रही, इट्स सो ड्राई, और हर साल ही ऑलमोस्ट वैसे तो इस मौसम में कुछ ना कुछ हो जाता है। और पर्टिकुलरली ये बताया जा रहा है कि जो इंग्लैंड से, जो यूके से हमारी फ्लाइटें आ रही हैं, वहाँ से ये सुपर फ्लू भी आ रहा है साथ साथ। सो ज़राए का ये कहना है कि 20% नमूनों में वायरस की नई किस्म की मौजूदगी पाई गई है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सुपर फ्लू की अलामात ज़्यादातर आम फ्लू जैसी होती हैं, क्योंकि ये फ्लू ही है लेकिन इसकी एक ज़ेली शक्ल है। ये फ्लू ही की एक अजीबो गरीब सी शक्ल है, तेज बुखार होता है, जिसमें जोड़ों में थकन, दर्द होती है, शदीद थकन होती है, खांसी और सर दर्द जो है वो भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सुपर फ्लू में, और फिर आप कहेंगे वैसे भी होती हैं हर फ्लू में। डॉक्टर फैसल महमूद हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे मालूम करते हैं माहिर मुताद्दी अमराज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल, मतलब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? हम इसको कोविड कह लीजिए, या हम इसे इन्फ्लुएंजा फ्लू कह लें, या इसे सुपर फ्लू कह लें? क्या इसमें नमूनिया के सिम्टम्स भी आते हैं फिर अल्टीमेटली अगर सवेयर केसेस हों तो? जी, अस्सलाम बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, आई थिंक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम फ्लू कहते हैं तिब्बी ज़बान में एंड आम ज़बान में, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। नॉर्मली जब हम फ्लू कह रहे होते हैं आम ज़बान में तो वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम एक्सेट्रा होता है, मगर जब हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं फ्लू तो एक ख़ास बीमारी की बात कर रहे होते हैं, जो एक वायरस जिसको इन्फ्लुएंजा है उससे होता है। ये जैसे कोविड जो है वो ख़ास वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू वो भी ख़ास वायरस से होता है। सो ये थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। ये जो फैला हुआ है आजकल, ये इन्फ्लुएंजा वायरस की ख़ास किस्म है जो कि फैला हुआ है, जिसके अलामात में बिल्कुल जैसा आपने बताया, खांसी, बुखार, तेज़ बुखार एंड ऑल्सो निमोनिया भी शामिल है। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब, जो यहाँ अब वो ही सुपर फ्लू इन्फ्लुएंजा अगर पाकिस्तान में हो रहा है लोगों को, तो वो उसको उसी तरह ट्रीट करेंगे जिसको आप कहते हैं ना, हम लोग अपनी टर्म में कि मौसम में आती है जी, इस मौसम में तो ये हो ही जाता है एंड ऑल दैट। Are we supposed to take it more seriously if it is a super flu, or just do the medication, go to the doctor, और वो 2-4 medicines जो हैं वो ही ले? It's the same thing. तो देखिए, आम जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है उसके बहुत सारे वजूहात हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शंस। बहुत सारे वायरसेस करते हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा भी शामिल है। इन्फ्लुएंजा या ये वाला जो फ्लू है ये पाकिस्तान में हमेशा से पाया गया है, पूरी दुनिया में पाया जाता है। और ये जो हम वैक्सीन के कहते हैं अक्टूबर में फ्लू शॉट जो कहते हैं, वो इसी वायरस के लिए होता है, ख़ास इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए होता है, आम नज़ला ज़ुकाम के लिए नहीं होता। नॉर्मली जो है ये इतना शदीद इन्फेक्शन नहीं करता, मगर अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अगर आपको और कोई मेडिकल मसले, बहुत कम उम्र लोग, उनके अंदर ये बहुत शदीद इन्फेक्शन कर सकता है। और डॉक्टर साहब, हम डिफ्रेंशिएट किस तरह करें जस्ट फॉर टू बी एबल टू टेक इट सीरियसली, और ऑब्वियसली अपना ख्याल रखें? हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई 2-4 चीज़ें हैं कि हमें पता चल जाए कि ये दिस इज़ नॉट जस्ट आम? क्योंकि यही बताया गया है कि यूरोप और बरतानिया से फिर अल्टीमेटली ये हमारी तरफ फैल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रैवलर्स के अलावा विद इन पाकिस्तान भी फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरतानिया से लोग आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमने ये वाला फ्लू प्रॉब्लम 1-2 महीने से देखा है। आई थिंक अलामात के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात ये, अगर आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर की तरफ रुजू करें ताकि वो टेस्ट करके देख लें या डिसाइड कर लें कि आपको इसकी खास जरूरत है। एक और भी बताइएगा, ज़ाहिर एक फ्लू वैक्सीन होती है, क्या वो सर्दियों के मौसम में किसी भी वक्त लगाई जा सकती है, या उसका एक स्पेशल विंडो होता है कि जी आपने अक्टूबर में लगवा ली या नवंबर में लगवा ली? और क्या फ्लू वैक्सीन लगाने के बावजूद भी इस किस्म के वायरसेस आपको अफेक्ट कर सकते हैं? तो अगेन फ्लू वैक्सीन जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस को मारता है, से बचाता है। बाकी जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है जिसको आम ज़बान में फ्लू कहते हैं, उससे नहीं प्रिवेंट करता। एंड चूँकि वैक्सीन को असर दिखाने में तकरीबन 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, तो इस वक्त हम कहते हैं कि बेहतर है कि आप अक्टूबर में लगा लें ताकि जब मौसम शुरू हो तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम एयर क्वालिटी की हम बात कर रहे थे। कराची और लाहौर का काफ़ी बुरा हाल है, स्मॉग भी है और एयर क्वालिटी में टॉप पे जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? एनीथिंग पर्टिकुलर? मास्क लगाएं, अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं कि हमें मौसमियाती बीमारियां जो हैं वो ना हो? और ख़ास तौर पे जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, लोग दफ्तर जा रहे होते हैं, वो क्या करें? तो देखिए, मास्क पहन सकते हैं। ऑब्वियसली मास्क कुछ हद तक आपको प्रिवेंट करेगा। दूसरा, ये जो जब आलूदगी बढ़ती है तो उससे बकिया मसले भी बढ़ते हैं। जिनको दमे की शिकायत है, जिनको एलर्जीज़ हैं, उनके अंदर नाक बहना, खांसी, नज़ला बहता है। तो अगर आपको ये ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से रुजू करें ऑब्वियसली।
एंड देन साथ में याद रखें कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत अरसे तक उससे एक्सपोज रहने से दिल की बीमारियाँ और स्ट्रोक का भी चांस बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल महमूद, थैंक यू सो एहतियात मच। जरूरी है और पता है इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप सिर्फ मास्क पहनना शुरू कर दें और अपनी इम्यूनिटी जो है उसको भी बिल्ड करें, अच्छी गज़ा और इस किस्म चीज़ों से भी आपको कुछ फ़र्क पड़ सकता vitamins ले है। एंड सकते हैं, प्लीज़ कुछ- इंक्लूड सम एक्सरसाइज इन योर डेली रूटीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर गुड में। मॉर्निंग। Reminder for all the parents, for all the teachers, for all the guardians, मुल्क भर में 2025 की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू हो रही है। ऐसे वालिदैन जो किसी भी वजह से बच्चों को पोलियो के वायरस से बचाव के कतरे नहीं पिला सके हैं, हमारी हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त है कि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं, मुल्क पाकिस्तान को बचाएं। हमारे लिए बहुत सारा खतरनाक रिपरकशंस हो सकते हैं अगर ये वायरस, ये बीमारी हमारे मुल्क से खत्म प्लीज़ ना हर हो। बच्चे को पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर पिलवाएं। साल की ये आखिरी मुहिम है मुल्क भर में और 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी, सो डोंट मिस इट। और 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 4 लाख से ज़ायद मर्द और ख़वातीन पोलियो वर्कर्स अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। और हम आपको यही कहेंगे कि अब इतनी इस पे बात हो चुकी है, यू शुड हैव डन योर रिसर्च एज वेल। अब तक ना सोचें, बस वो आए हैं बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, आप मतलब उस बहस में ना घुसें कि हमें करना चाहिए कि नहीं। होपफुली वी आर सो ओवर दैट, अब बस डू इट। और बच्चों को अगर आपने कतरे पिला दिए हैं तो बार बार पिलाने में भी कोई हर्ज प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इस साल पाकिस्तान में जस्ट सुनिए कि 30 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी होने की हैसियत से वालिदैन को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक मुल्क में पोलियो का एक भी केस मौजूद है, आपका मेरा बच्चा जो घर पे मौजूद है वो इस बीमारी के रिस्क पे बैठा हुआ है जब तक ये बीमारी पूरे मुल्क से यकसर ख़त्म ना हो हमारे जाए। ना इसी फोरम पे यहीं हम बैठे हुए पिछले 10 साल से तो हम ये शो कर रहे हैं, ये फिगर्स जो थे ये सिंगल डिजिट में भी आ चुके थे। वी हैव रिपोर्टेड दैट एंड वी हैव बीन सो एक्साइटेड अबाउट इट। और फिर वही बात है कि अब खत्म होने के करीब है, वी वर होपिंग, और फिर देखते देखते वही कोताही हुई, कुछ लोगों ने नहीं लगवाया। जो भी होता है अब फिगर देखें 30 तक पहुंच गया है। अनवारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, कोऑर्डिनेटर है नेशनल इमरजेंसी सेंटर के। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। अनवार साहब, ये साल की आखिरी मुहिम जो आज से शुरू हो रही है, हम बता ही रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं आप शेयर कर सकते हैं इस मुहिम में? कितने बच्चों को आप पोलियो के कतरे पिलाना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये साल की हमारी आखिरी मुहिम है, तो इसमें एक नेशनल इम्यूनाइजेशन ड्राइव है जिसे हम NIT कहते हैं। तो इसमें 45.4 मिलियन बच्चे हैं पूरे पाकिस्तान के, जिसमें सारा पाकिस्तान के हमारे 4 सूबे हैं, रीजन हैं, AJK, GB और इस्लामाबाद शामिल। तो ये टोटल 45.5 मिलियन बच्चे बनते हैं पूरे पाकिस्तान के। अच्छा, इसको भी आप लोगों ने ऑब्वियसली एड्रेस किया होगा कि एक इशू जो साल से चलता आ रहा है और जो कि वालिदैन के रिफ्यूज़ल का है। तो हुकाम समझते हैं कि ज़बरदस्ती के बजाय बातचीत करके वालिदैन को मनाया जा सकता है। वो टाइम भी गुजर गया और बातचीत तो मतलब दहाइयों से हो ही रही है। तो क्या नई मुहिम में भी यही फॉर्मूला रखा जाएगा, बातचीत होगी? कितना टाइम लगेगा उसमें कन्विंस करने में? देखिए, ओवरऑल मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ कि जो एपिडेमियोलॉजी है, पिछले साल हमारे 24 केसेस थे, इस साल 30 केसेस हैं। तो पिछले को 2.5 माह से कोई केस नहीं आया। तो हम एक ठीक ट्रैक की जानब हैं। अगर हम इसको मेंटेन रखते हैं तो बाय एंड ऑफ द डे हमें इंशाल्लाह 2026 के अंदर हमें इसको हमारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। रिफ्यूज़ल का मसला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो भी मौजूद है। हमारे जो बड़े एरियाज हैं, उसमें कराची है, साउथ KP है, जिसके अंदर ज़्यादा इशू है। जैसे बताना चाहूँगा कि ये जो कंप्लेंट थी, इस दफ़ा जो मेरा एक बेटा छोटा है, तो मैंने मिनिस्टर साहब से सबसे पहले अपने बेटे को उसी को वैक्सीनेशन पिलवाई थी, ताकि एक जो मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में होती है कि वैक्सीन में कोई इशू है, ताकि वो मेरे बेटे से हो तो वो ये सेंस जाए कि यार एंड ऑफ द डे हर चीज़ सेफ है, हलाल है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बाकी मैं आपके तौर से, जो आपके चैनल की तौर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, हमारे लिए बड़ा एक बदनामी का बायस है कि हम पोलियो एंडेमिक मुल्क हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 ही मुल्क रह गए। इसका खात्मा तब ये मुमकिन है जब तक हर बच्चा वैक्सीनेट हो जाए। और हम आज तक इसी वजह को ख़त्म नहीं कर पाए कि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको वालिदैन पाल लेते हैं, नहीं पिलवाते, वो वायरस अपने अंदर रिटेन करते हैं, वही वायरस एनवायरमेंट में जाता है और उसके बाद दोबारा हम एक विशेष साइकिल में दोबारा बढ़ जाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट
कि आप इस जितना हमारा साथ हैं, वालिदैन जितना ज़्यादा इसको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो तब इसको इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से पूरी दुनिया ने एरेडिकेट कर लिया तो हम भी इंशाल्लाह इसको एरेडिकेट कर लेंगे। दैट्स ऑब्वियसली अ गुड वे टू गो अबाउट इट कि लोग देखेंगे कि खुद जो है मिनिस्टर्स या वो भी अपने बच्चों को लगवा रहे हैं। बट समटाइम्स अच्छा, अब ये बताइएगा कि पोलियो केसेस के नंबर सामने रखें तो साल 2024 हमारे लिए बदतरीन साल अब तक का साबित हुआ है। अब उस वक्त अज़्म किया गया था कि 25 ऐसा नहीं होगा। एज वी अप्रोच टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, आपको लग रहा है कि आपका मिशन पूरा हुआ है या 2024 में एक बहुत ही डॉन्टिंग नंबर के साथ जो आपने प्लान किया था 25 वैसा ही गुजरा? नहीं, हमारे इश्यूज अभी भी हैं, मगर आप ये देखें कि पिछले साल 74 केसेस थे, इस साल हमारे पास 30 केसेस। 30 के अंदर से हमारे पास जो केसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास 19 केसेस हैं और 19 के अंदर से 16 केसेस हमारे ऐसी जगह पे हैं जिस जगह पे हमारे इश्यूज हैं, जिस जगह पे साउथ KP के दो हमारे पन्नू डिवीजन और DA खान में हमारे ये 16 केसेस हैं। तो हमारे केसेस की कंसंट्रेशन एक ही जगह पे है और उसी जगह पे जिस जगह पे हमारे 2 से टोटल टारगेट 1.1 मिलियन है, 2 लाख बच्चे हम कंसिस्टेंटली मिस कर रहे हैं। तो वो सारा बच्चे वो कैरियर हैं, वल्नरेबल हैं, तो सारे केसेस जाता है। बाकी सिंध के अंदर हमारे 9 केसेस हैं, एक केस पंजाब में और एक CG में आया था। तो साउथ KP को अगर हम निकाल दें तो बाकी तो हमारी प्रोग्रेस अच्छी है, पहले से बहुत बेहतर है। जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, हमें तो उसको बिल्कुल ही 2025 के अंदर हमें इसको बिल्कुल जीरो करना चाहिए था, बट क्योंकि साउथ KP के अंदर हमारी एक्सेस इतनी अच्छी नहीं रही और उसी वजह से वो बच्चे हमसे लगातार मिस हो रहे हैं। तो वो आप देखें प्रीडोमिनेटली जो हमारे 50% केसेस हैं साउथ KP से हैं। 2026 में क्योंकि ओवरऑल आप देखें वायरस की रिडक्शन पूरे मुल्क के अंदर वायरस की रिडक्शन हो रही है, बलूचिस्तान से, पंजाब से, KP एक्सक्लूडिंग साउथ KP से, सिंध में कराची में अनफॉर्चुनेटली वायरस को सस्टेन कर रहा है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि अगर ये ड्राइव अच्छी होती है तो इंशाल्लाह इससे वायरस में काफी डेंट आएगा और 2026 हमारा बड़ा बेहतर साल होना चाहिए। और ये सारी चीजें डिपेंडेंट हैं कि लोग कितना तावन करते हैं। वो लोग जो बच्चे बार मिस करवा रहे हैं, घरों में छुपा लेते हैं, उनको नहीं करवाते, वो इस चीज को उनको ये इल्म होना चाहिए कि वो ये बिल्कुल एक क्राइम है। और वो क्योंकि वो वायरस उनके बच्चे सस्टेन कर रहे हैं, जैसे वो एनवायरमेंट में वायरस जाता है तो किसी वीक बच्चे को वो इम्पैक्ट करता है। कॉरेट, बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक, कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी सेंटर। आज से जी ये मुहिम स्टार्ट हो रही है, प्लीज़ डू इट। अगर आपने नहीं लगवाए बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन के खतरे तो कर लें, और अगर लगवाए हुए हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बुलवाएं। नो। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और ये भी बड़ी कंसर्निंग बात है क्योंकि वो ही हुआ जिसका इक़्तिसादी माहिरीन जो है वो खदशा जाहिर कर रहे थे और हमने इस फोरम पे अपने शो पे इस पे बात भी की है। IMF ने नया कर्ज तो दे दिया लेकिन साथ ही पाकिस्तान से मुतालबात की फहरिस्त जो है वो भी लंबी होती जा रही है। So there are no free lunches, आप क्या सोच रहे थे? देयर आर इतने महंगे लंचेस होना कि मतलब आप वो पे ही करते रहे। लेकिन हमारी सिस्टम के रिफॉर्म और बेहतरी के लिए जरूरी है 100%। बल्कि हमें तो थोड़ा सा ये भी कंसर्न होता है कि क्यों बाहर से कोई आके हमें बताता है कि हमें क्या चीजें ठीक करनी चाहिए। वी शुड नो बाय नाउ। तो 10 नई किस्म की जी सख्त शराइत भी आयद की गई हैं, जिससे शराइत की मजमूई तादाद जो है वो हो गई है 64। IMF की शराइत जो हैं वो 4 बड़े शोबों पर मरकूज़ हैं और ख़ास तौर पर बदउनवानी के ख़िलाफ़ इक़दाम सबसे मरकज़ी हैसियत रखते हैं। और इसके अलावा शुगर सेक्टर, वेरी गुड, वैसे इस पर तो बात होनी चाहिए, FPR और गवर्नेंस के मामलात को बेहतर बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और तो और बाज़ माशी तज्ज़ियाकारों का दावा है कि मिनी बजट के इम्कानात भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किए जा सकते। इनफैक्ट काफ़ी रोशन हैं उसके इम्कानात। दूसरी तरफ वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिया में दावा किया गया है कि IMF ने पाकिस्तान पर कोई नई शर्त नहीं आयद की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खुद भी FBR की कारकर्दगी से ज़्यादा मुतमईन नहीं है। 2 दिन पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में उन्होंने मौजूदा मौशी पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार ज़रूर किया, मगर साथ ही FBR के किरदार को बदलने की भी बात की है। अच्छा, इस बारे में भी आपको आगे और बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि हुकूमत समझती है कि मौजूदा टैक्स निज़ाम के अंदर रहते हुए ही टैक्स अहदाफ पूरे किए जाएंगे, मगर टैक्स इकट्ठा करने की रफ्तार जो है वो बता रही है कि हुकूमत को ऐसे इक़दाम उठाने पड़ सकते हैं जिससे आवाम पर मज़ीद बोझ आएगा। अब ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लीवी मज़ीद 5 रुपये बढ़ाने पर कर रही है। खैर, वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा था FBR के किरदार से मुताल्लिक।
की और इस वक्त कहाँ है और कैसे है, उसमें जो हमारे डीजी टैक्स पॉलिसी है वो इस वक्त मलेशिया में है, क्योंकि देखिए ये पॉलिसी जो है हैज़ नाउ मूव्ड अक्रॉस टू फाइनेंस डिवीजन, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। ये अब एफबीआर का पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगले साल का जो बजट है वो पॉलिसी ये टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट द एफबीआर। एफबीआर इज गोइंग टू बी लिंक्ड विद द कलेक्शन। तो और उसका मकसद ही ये है कि हम वी मूव फॉरवर्ड विद इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशन। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह द सर्विसेज इज डूइंग वेरी वेल। आईटी सर्विसेज फ्रॉम नोवेयर इंशाल्लाह दिस ईयर वी विल क्रॉस $4 बिलियन। और जो रेमिटेंसेज है उस पर सब बात करते हैं कि जी आप इस पे तो दारोमदार इस पे आपका नहीं हो सकता, और दुरुस्त बात है, एक्सपोर्ट्स हैव टू ग्रो एंड स्ट्रक्चरली ग्रो। लेकिन पिछले साल $38 बिलियन की रेमिटेंसेज थी। अब ये जो 5 महीने का ट्रेंड आया है इंशाल्लाह वी विल क्रॉस $41 to $42 बिलियन ऑफ remittances this year। इसी पे बात करते हैं। अशरफ मलगम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई बताइएगा हमें, ये जो नई शराइत IMF की तरफ से आयद की गई हैं, इसमें क्या क्या अहम बातें हैं जो आम आदमी को, पाकिस्तानियों को कंसर्निंग हो सकती हैं, उनके लिए उन्हें पता होना ज़रूरी है? ये बिल्कुल जो शराइत है एक हद तक तो दुरुस्त है। जो वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि नई नहीं है, लेकिन इस लिहाज से जिसको मैं कहूँगा कि ये जब प्रोग्राम हमारा तय हुआ था 2024 में, उस वक्त ये शराइत IMF ने उनके सामने रखी थी और पाकिस्तान ने उनसे इत्तफाक किया था। लेकिन अब तक ये डिनाई करते रहे कि हमने कोई शर्त नहीं ली, हम डिक्टेशन नहीं मानेंगे, हम फलां नहीं करेंगे, जितना भी था उसको नेगेट ही किया है उन्होंने। अब अल्टीमेटली अब आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आ गया कि जब IMF ने थोड़ा सा इनको सख्ती से कहा है कि आपको जो चीज़ें करनी होंगी। जो चीज़ें करने की थी वो टोटल तो 23 पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं तो उनको हर हाल में उनके कहने के बगैर ही करनी चाहिए थी। एक तो मैं देखता हूँ सबसे बड़ा मसला हमारा है, सब कहते हैं कि सिर्फ एक महकमा ठीक हो जाए, वो है FBR। एक महकमा ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उस पर जब मैं एज ए जर्नलिस्ट देख रहा हूँ 92 से इस्लाहात का अमल ऐसा शुरू हुआ है वो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता। जब IMF का प्रोग्राम आता है थोड़ी सी इसमें बेहतरी आ जाती है। जैसे ही हम IMF से निकलते हैं, यकीन करें जिस दिन हम IMF के प्रोग्राम से निकलेंगे उसी दिन हमारी फिर वही पुरानी टगर हो जाएगी। तो इसमें अभी IMF का दबाव है, जो ख़ास चीज़ है जिसमें 4-5 चीज़ों का जिक्र किया गया है। एक तो है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं, सूबाई और मरकज़ी, उन सबको एक्सेस दी जाए कि वो किसी भी दफ्तर तक उनकी एक्सेस हो, वो मरकज़ी हुकूमत का हो जो या सूबाई हुकूमत का हो, जहाँ करप्शन हो रही है उसको चेक कर सके। ये खैर पहले से शराइत थी कि इस तक भी ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि पहले इसको बारहा प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्राई किया, वज़ीर ख़जाना ने भी ट्राई किया। जब IMF से पिछले साल मुतालबा आया था कि ज़रूरी अद्वियात जो है, ख़ासतौर पर खाद जो एक बड़ा सोर्स है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, उसमें 5% इजाफा किया जाए। उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम नहीं करेंगे, बड़ा पहले इस सेक्टर पे बड़ा बोझ है, अब वो इजाफा ये करेंगे। बदकिस्मती ये है कि हम करते हैं लेकिन किसी के कहने पे करते हैं, खुद अपने तौर पर नहीं करते। या अगर एक मुतालबा आता है कि जैसे ज़रूरी अद्वियात पे या खाद पे FED का मुतालबा है 5% बढ़ाओ, FPR को कभी ये नहीं कहा जाता कि करके दे, वो कहते हैं इतने पैसे कहाँ से अरेंज करें। हम उसका अल्टरनेट अरेंज करके दे सकते हैं, लेकिन वो करेंगे कहाँ से। पहले से जो हमारे जो लोग टैक्स नेट में उन पर जो शरह टैक्स वो बढ़ा दी जाती है, नया सेक्टर कभी तक नहीं आता, जिसमें बेशुमार दफ़ा ब्रीफिंग्स हुई। ख़ासतौर पर चेयरमैन FPR ने कहा था कि अगर हम देखें पाकिस्तान में जो हमारा टैक्स बेस है, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डीप करने की ज़रूरत है। उन्होंने 2 से ज़्यादा मरतबा जो कौमी असम्बली या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से उन्होंने आके कहा कि हमारे 95% लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो टैक्स अदा कर सके, उनकी इनकम बहुत कम है। सिर्फ 5% है जिसको हम डीप कर सकते हैं, वो चोरी भी करते हैं, वो टैक्स अदा भी करते हैं, सिर्फ 5% लोग हैं। उनसे बकौल इसमें इतफाक़ है FBR का भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी कि अगर हम अपनी बेहतर तरीके से टैक्स कलेक्शन करें, इसमें कम से कम 5,000 अरब का और इजाफा बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन what are the sectors that you know they are eyeing at? अशरफ, एक और बात हम आपसे ये समझना भी चाहते हैं, क्योंकि हम IMF से कर्ज की हमेशा बात करते हैं, फिर शराइत आ जाती है, मतलब ये कोई नया सिलसिला नहीं है, सालों से चल रहा है। हम कुछ शराइत पूरी करते ही होंगे कि हमें अगला वाला जो ट्रांच है या कर्ज जो है वो हमें मिल जाता है, फिर जब वो ख़त्म हो जाता है तो क्या हम वी गो बैक टू ज़ीरो? हमारे सिस्टम्स को तो इस तरह बेहतरी की तरफ आना चाहिए था कि चलो किसी वजह से कोई हमसे करवा रहा है तो हम कर तो रहे हैं, तो हम वापस कैसे जाते हैं, हम ख़राब कैसे हो जाते हैं कि हमें हर बार एक नई शर्त आ जाती है? वह मैंने ये यकीन कीजिए बहुत दफ़ा ये सवाल मैंने IMF के लोगों से भी पूछा
कि क्या मसला है। जब हम प्रोग्राम में होते हैं, हमारा सब कुछ एकदम इदारे काम करने शुरू हो जाते हैं, टैक्स की कलेक्शन बेहतर हो जाती है। जैसे ही निकलते हैं हमारी हालत पहले से बुरी हो जाती है कि आपके प्रोग्राम में कोई फॉल्ट होता है या हमारी इम्प्लीमेंटेशन में कोई फॉल्ट होता है। उनका बड़ा क्लियर जवाब होता है कि हम तो कभी नहीं कहते हमारे पास आओ, आप आते हैं, मीन के पाकिस्तान आता है, हम फिर फला ये चीज़ें कहते हैं, करो, ये कर देते हैं। जैसे ही हम निकलते हैं तो प्रोग्राम के बिल्कुल चीज़ें उलट हो जाती हैं। एक बड़ी अहम चीज़ उन्होंने कहा, हमेशा से कहा है कि अपना जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है, जो तरक्याती प्रोग्राम है, इसको ज़रूरत के मुताबिक रखें। हम कभी भी इसको ज़रूरत के मुताबिक नहीं रखते, इसको सियासी बुनियादों पर इस पे फंड्स की एलोकेशन करते हैं, जो कि 100% फंड्स का ज़िया होता है। इस चीज़ से ना IMF की शर्त पाकिस्तान को नज़र आती है, ना कोई और मसला नज़र आता है। धड़ाधड़ सियासी बेसों पर सियासी बुनियादों पर तरक्याती स्कीमें बन रही होती हैं और बनती ही चली जाती हैं। जैसे ही IMF से निकलते हैं ज़्यादा खुल खेल हो जाती है। ये नहीं कि रुकती है, रुकती वो कभी भी नहीं। अभी शुगर की आप मिसाल ले लें, IMF ने बड़ी सख्ती से कहा कि शुगर पर कोई इस्तिस्ना नहीं होगा टैक्स का। जब हमने चीनी बरामद करनी थी, बगैर पूछे एक ही दिन में उसका टैक्स इस्तिस्ना दे दिया शुगर के एक्सपोर्ट्स पे। जब दरामद करनी थी, फिर दरामद पे टैक्स इस्तिस्ना दे दिया। उस वक्त तो IMF का डर इनको नहीं लगा। अब शुगर सेक्टर की बड़ी बात होती है। आप देखें, आपके सामने सब कुछ हुआ कि 143 रुपए से उठ के चीनी 200 बल्कि 220 रुपए तक चली गई। इस पे प्राइम मिनिस्टर भी नोटिस लेते रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी नोटिस लेते रहे, सूबाई गवर्नमेंट भी मुतहरिक हुई, लेकिन क्या चीनी की कीमत नजर आई? नीचे आई? बिल्कुल नहीं आई। उस वक्त हमें IMF का डर लगा, बिल्कुल नहीं डर लगा कि IMF एक ऐसा सेक्टर है, ये एक ऐसा सेक्टर है, हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत कोई भी हो, किसी भी हुकूमत में हो, ये सेक्टर हमेशा से लाडला रहता है, हुकूमत ये हो या इससे पुराने वाली हो। और अब जो IMF इंसिस्ट कर रहा है कि जी इसको डीरेगुलाइज करें, इसको खोलें और सब इसमें रिफॉर्म लाएं, उस पर आपको लगता है कि ज़रा और ले तो लाल से काम लिया जाएगा, या बस अब इस साल हम देखेंगे कुछ आइकॉनिक इक़दाम शुगर सेक्टर को लेकर? आपने वही बात कर दी जो मैं करने वाला था। पिछले साल हमने गंदम को डीरेगुलेट किया, बगैर पूछे, बगैर किसी फैसले के, बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी अप्रूवल के, ऑल ऑफ सडन इनका व्हीट इज डीरेगुलेटेड। अब शुगर 1 साल से डीरेगुलेट हो रहा है, हो नहीं रहा, अभी तक हुए चला जा रहा है, हो नहीं रहा, लेकिन वही चला जा रहा है। उस पर मीटिंग्स हो रही हैं, वर्किंग पेपर तैयार हो रहे हैं, समरी तैयार हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म के पास चली गई, अप्रूवल नहीं हुई, फलां हुआ। 1 साल से ये डीरेगुलेट हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। यही सूरत हाल दूसरी जगहों पे है। अभी ये डीरेगुलेटर होने का प्रोसेस जारी है। अभी कितना टाइम लगता है? जब गंदम के सेक्टर आपने डीरेगुलेट करना था, क्योंकि उस फार्मर का, गंदम वाले का कोई ताकतवर लॉबी नहीं है, कोई माफिया नहीं है, उनकी कहीं से नहीं है, उसको तो आपने एक ही रात में कर दिया। अब शुगर पे जिस भी गवर्नमेंट मर्जी हो, मार्शल हो, सिविल गवर्नमेंट हो, किसी भी सियासी पार्टी की हो, ये इतने पावरफुल लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं। अभी पिछले दिनों जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन लिया, वो भी खैर कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, इन्होंने कार्टेल करके उन्होंने फैक्ट्री भी बता दी, किस फैक्ट्री में मीटिंग हुई, कौन कौन उस मीटिंग में शामिल था। कार्टेल बना के मोनोपोली का एक काम करके उन्होंने गन्ने का रेट इस सीजन के लिए फिक्स कर दिया है। अब हुकूमत कब डीरेगुलेट करेगी? जब ये सीजन ऑफ हो चुका होगा। कब तक कर लेगी? अशरफ, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, ये वो सिलसिला जो चलता रहता है, और वी नीड टू bring your attention to another thing that happened over the weekend. जिसने आलमी मंजरनामे पे एक हेडलाइन बनाई हुई है, अहम तरीन खबर है। I know. It's the biggest global news right now. वो एक होता ना कॉट ऑन कैमरा, हर चीज़ वो नज़र भी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बॉन्डाई बीच पर फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई है। 2 पुलिस एहलकारों और हमला आवर समेत 40 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। और पुलिस के मुताबिक हमला आवर आपस में बाप बेटा है। जवाबी कार्रवाई में 50 साल का बाप मारा गया, जबकि 24 साल का नौजवान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हमला आवरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। और आतिशी असलहा एक नहीं मुताद्दिद गने हैं। पुलिस ने मजीद मुल्ज़िमान की तलाश ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, और इसको इंडिविजुअल एक्ट ही कहा जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है बड़े ही हौलनाक विजुअल्स हैं। बाप बेटा दोनों इस तरह से, आप जरा देखें कि मतलब दे आर ऑन कैमरा, दे आर जस्ट शूटिंग, पिन पॉइंट करके वो बस लोगों को मारते चले जा रहे हैं ऑन अ ब्रिज। इसराइली वजारत ख़ारजा का कहना है कि फायरिंग से इसराइली शहरी भी हलाक हुआ है। फायरिंग यहूदियों की मजहबी तकरीब के दौरान की गई है। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने फायरिंग का वाक़या तकलीफ दे करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग का ऐलान है, कौमी परचम सरनिगूं हैं। एक हमलावर को अहमद नामी मुसलमान शख्स ने दबोच कर भी गिराया, मतलब उससे लिटरली अपनी जान पर खेल कर उसने उससे गन छीनने की कोशिश की।
बिल्कुल, यू कैन सी दैट टू। लेकिन हमलावर एक और गन फिर लेने के लिए और उससे हमला जारी रखने के लिए पहुंच गया अपने स्पॉट पर। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक असलहा छीनने की कोशिश में अहमद भी जख्मी हुआ है, जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हमलावर को दबोच कर यहूदियों का जानी नुकसान कम करने वाले अहमद की हालत खतरे से ऑल्दो बाहर बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि माशरे में पुरतशद्दुद और मुजरिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं है। जिम्मेदारों को कानून का सामना करते हुए मुकम्मल तौर पर जवाबदेह होना चाहिए। तो एक तो इस डेड वो बाप जो था उसमें और जो लड़का है, मतलब क्या वो बैकग्राउंड होगी, क्या टीचिंग्स होती होंगी, क्या असर होगा उस लड़के पे भी जिसका बाप मतलब स्पेयर हेड कर रहा है ये सारी चीज़ और अपने बेटे को लेके जा रहा है। 24 साल का नौजवान और वहीं का पैदाइश, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उसके सामने पूरी जिंदगी थी, लेकिन जाहिर है नहीं। समटाइम्स यू वंडर ना कि वो, मैं तो माहौल की बात कर रही हूँ कि घर में क्या माहौल होता होगा कि ये जो अमल है ये हुआ। एनीवे, वी जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट टू योर नोटिस। और एक और चीज़, अगर आप सोशल मीडिया पे है ना, तो सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, नाम क्या है? धुरिंदर। वो जो है वो बहुत ही, उसके गाने वायरल हो रहे हैं, लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट। मिडिल ईस्ट में बैंड है वैसे, सो वहाँ भी बैन हो गई है, लेकिन हमें भी थोड़ी सी अक्ल कर लेनी चाहिए कि एक चीज़, एंड यू नो दे मेक दीज फिल्म्स विदाउट एनी हिडन एजेंडा। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, मतलब ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, एंड देन यू नो वी वुड यूज दीज सॉन्ग्स इन रील्स एंड वी वुड मेक देम इवन मोर पॉपुलर। I cannot digest it being a Pakistani. Yeah, I cannot digest it either, I do but not we like watching stuff जो कि इस तरह से। The truth, however, is कड़वा जितना भी हो, we are also a part of promoting this thing, क्योंकि हम भी देखते हैं और हम इसको शेयर भी करते हैं। मैं तो नहीं कर रहा। People do that. People, आप नहीं कर रहे होंगे, everybody around us is making reels on these songs. You know, there are officials who are making reels on these songs. There you go. So जी ये सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है उसका वो फॉर्मूला फिल्म है टिपिकल किस्म की, और ये फिल्म इंडिया और दुनिया भर में रिलीज हुई है, एक्सेप्ट बहुत से मुल्कों ने, जैसे हमने आपको बताया कि मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं होने दी। हो चुकी है रिलीज के बाद, पहले थी, चल रही थी, थोड़े दिन चली है। अच्छा, because I did ask some people, they said we couldn't watch because it was banned. अच्छा, सो लियारी की एक कहानी दिखाई गई है। अपेरेंटली लियारी गैंग वॉर आपको पता ही है। रहमान बलोच, चौधरी असलम समेत यहाँ के नुमाया किरदारों को दिखाया गया है, जैसा कि सबको तवक्को थी कि ज़ाहिर है उसमें किसी न किसी तरह पाकिस्तान को बदनाम करने का एलिमेंट, मुसलमानों के खिलाफ वाली साजिश, वो सारा कुछ होगा। Although it is fiction, मतलब ये कोई इतनी कोई ट्रू स्टोरी कह के नहीं उन्होंने बनाई, लेकिन ऑब्वियसली लोग तो मानेंगे जिन्होंने मानना है। लेकिन इसमें जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी फैमिलीज ने भी एतराफ़ किया कि बड़े अच्छे रोल्स दिए हैं, तो हम भी तो अपनी तरफ से उसको ओके कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए वैसे। That's another story. Main character's family is saying. अच्छा, anyway, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फिल्में ला रहे हैं, और एक और पाकिस्तान की फिल्म आने वाली है जो सिंध हुकूमत के इश्तराक से बनाई गई है और जिसका टाइटल है मेरा लियारी। बस मेरा लियारी, ये टाइटल है, और सिंध हुकूमत जो है इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। इट इज़ इन्वॉल्व, हाउ मच ऑफ एन इन्वॉल्वमेंट इट हैज़, ये लें जी आ गया। तो नादिर नबील गबोल हमारे साथ हैं, इनसे ज़रा पता कर लेते हैं कि इन्वॉल्वमेंट आयशा उमर है इसमें, दनानीर हैं, निजात टीपू हैं, और काफ़ी लोग इसमें नामी गिरामी इंटरेस्टेड हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड यू नो इट मेक्स यू वंडर, बिकॉज मूवी जो इंडियन वाली है वो तो अभी आई है, तो हमारी मूवी अब 2 दिन में तो नहीं बन सकती, कब से बन रही थी? हाउ डिड वी वर व्हाट काउंटरिंग दैट मूवी कमिंग इन, या फिर ये आइडिया कहाँ से आया? ये सब कुछ हमने पूछना है। नादिर, क्या हाल है आपका? अच्छा, अब इंडिया में जो फिल्म बनाई है वो जाहिर है कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और इसमें हमारी जो है वो मतलब शक्ल बिगाड़ कर दिखाना उनका ये काम है, अब हम उनसे क्या करें, और दे डू अ गुड जॉब ऑफ इट एज वेल। क्या यही वजह बनी कि आपने इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए अपनी ये जो एक फिल्म है वो बनाने का सोचा? व्हाट्स द बैकग्राउंड, हमें ज़रा समझाएं। देखिए जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पहले तो क्योंकि लियारी के ऊपर ये फिल्म मुंसलिक करने की कोशिश की गई है, इंडियन मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, तो लियारी के अंदर अगेंस्ट इंडिया बॉलीवुड ऑलरेडी बहुत नाराज़गी और रिजेंटमेंट है, पर ये जो मूवी पाकिस्तान में बन रही है, ये इसकी जो प्रोडक्शन है स्टार्टेड बैक इन अप्रैल, और ये आइडिया है इवन उससे पहले से सर्कुलेट कर रहा था
एंड आयशा उमर एंड की जो टीम है, ये जब आइडिया सिंध गवर्नमेंट के पास लेकर आए कि हम इस तरह का मूवी बनाना चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट was all in and we were very excited and we wanted to obviously support, और हमने फाइनेंशियली इनको सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन भी सपोर्ट किया, और इसकी जो इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं उसमें भी कोशिश करेंगे कि इसको हम मूवी को सबमिट कराएं ताकि लियारी का असल रूप एज अ हब ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट, एक मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे हमारी ख़वातीन इतनी एम्पावर्ड है, जहाँ पे लेबर स्ट्रगल्स और लेबर मूवमेंट्स ने पाकिस्तान के लेबर लॉस को शेप किए हैं, बड़े बड़े पोएट्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बल्कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लियारी से निकला है, लियारी से ताल्लुक़ रखता है। तो इन चीज़ों को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। लियारी का असल इमेज जो कि बहुत दफ़ा मीडिया ने गलत पोर्ट्रे किया है, लियारी वाले इन चीज़ों से खुश नहीं होते। इंशाल्लाह इस मूवी से सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से, सिंध गवर्नमेंट के सपोर्ट और फंडिंग से ये जो मूवी आएगी तो लियारी वाले भी फ़ख्र महसूस करेंगे और खुश होंगे कि फॉर वंस एटलीस्ट लियारी का एक ओरिजिनल ट्रू इमेज दिखाया गया है। और दिस मूवी शैल रिलीज विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स। आपको भी इनवाइट करेंगे, आप भी आके देखिए, पूरा पाकिस्तान देखिए, और फिर इंशाल्लाह अच्छा कुछ कहानी बता सकते हैं आप बताइएगा। जाहिर है जी, इसका बेसिक बैकग्राउंड ये है कि आपको पता है लियारी इज नोन फॉर स्पोर्ट्स एंड एथलेटिसिज्म। तो इस मूवी को बेसिकली बेस किया गया है एक खातून एथलीट के ऊपर जो कि एक फुटबॉलर है, बट बिकॉज यू नो ओवरऑल पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो जिस तरह के फैमिली कस्टम्स होते हैं, तो इन जो लड़की है, मेन जो कैरेक्टर है जो आयशा उमर प्ले कर रही है, इनके वालिद इनको पहले अलाउ नहीं कर रहे थे बाहर जाना और फुटबॉल में हिस्सा लेना। तो किस तरह उन्होंने अपनी फैमिली को फिर ऑन बोर्ड लिया, फिर बाद में फैमिली ने इनको सपोर्ट किया, फिर ये इंटरनेशनली जाके एक पूरी फुटबॉल टीम को ये ऑन बोर्ड लेके जाती है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत कर आती है। तो ये बेसिक इसका थीम है, और इसमें वही विमेन एम्पावरमेंट और लियारी के अंदर द लव फॉर फुटबॉल, फॉर स्पोर्ट, रैप म्यूजिक, द लव फॉर इसका जो मेन सॉन्ग है वो एवर बी नहीं गाया, जो कि लियारी की एक मशहूर सिंगर है, आपने सुना होगा। जी, वी हैव शी इज बीन ऑन आवर प्लेटफॉर्म एज वेल। अच्छा ये बताएं, देयर इज गोइंग टू बी एन इंस्टेंट कंपैरिजन बिकॉज अक्रॉस द बॉर्डर अब लियारी हुआ है, वहाँ पता नहीं, हमें तो पता है हमारी जगह है, हमने उस तरह वैसे इसको प्रमोट नहीं किया पहले जितना होना चाहिए था, पर नाउ सडनली वी हैव अ मूवी अराउंड इट, देयर इज गोइंग टू बाउंड टू बी कंपैरिजन। तो हमने लियारी की ये मूवी लियारी में ही शूट की है, ऑथेंटिक टू दैट प्लेस एंड द पीपल एंड देयर कस्टम्स एंड देयर उनकी ऑब्वियसली डायलेक्ट वगैरह, हम कितने ऑथेंटिक हैं इसके पोर्ट्रेयल में? जी बिल्कुल, ये मूवी लियारी में शूट की गई है, और जिस तरह मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया इस प्रोजेक्ट को, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट किया है। लियारी के अंदर जो हमारा कखरी ग्राउंड है, जहाँ पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ ज़रदारी साहब का जो वेडिंग रिसेप्शन है हुआ था, उसी ग्राउंड में, जो कि अब इंटरनेशनल तर्ज पे बनाया गया है, एक प्रॉपर एस्ट्रो टर्फ स्टैंड्स, प्रॉपर उसका एक जो जिस तरह इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम्स होते हैं उस तरह का एक फुटबॉल स्टेडियम वहाँ पे शूट किया गया है। उसके अलावा लियारी के दीगर ग्राउंड्स है, गली मोहल्लों के, ये तो देखें ककरी ग्राउंड और लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सिंध गवर्नमेंट के बड़े ग्राउंड्स है, बट देयर स्मॉलर ग्राउंड एज वेल, लाइक गबोल पार्क है हमारा जो कि मेरे परदादा के नाम पे, उसके अलावा सरबाजी ग्राउंड है, वहाँ पे ये चीज़ें शूट की गई हैं। बल्कि KMC का दफ्तर भी दिखाया गया है इसके अंदर, जिसमें मेयर के ऑफिस ने बड़ा इनको सपोर्ट किया है। तो हमने इस मूवी को एज ट्रू टू लियारी एज पॉसिबल बनाने की कोशिश की है। अच्छा, ज़ाहिर फिल्में हमारी यहाँ कम बनती हैं, इंडस्ट्री हमारी बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कि कुछ खड़ी हो जाए, कुछ सिनेमा हमारी फिल्मों से भरें चलें, मतलब बीच में कुछ एक आध फिल्म आती है, फिर वो एक लंबा गैप आता है। तो अब हम क्या समझें, चूँकि ये फिल्म सिंध हुकूमत के ताबन से बनाई जा रही है, अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हाँ जी अब इस इंडस्ट्री को सपोर्ट हम करेंगे, इसको माली मुआवनत भी देंगे, अब वी हैव टू टेक दिस थिंग इनटू आवर हैंड, क्योंकि अदरवाइज तो हो नहीं रहा। जी एब्सोल्युटली, देखें जितनी भी मेरे जाहिर सी बात है दोस्त हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, वो यही कहते हैं कि फंडिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट की फुकदान की वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो उभर के निकल नहीं सकी है। बट सिंध गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज
और हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट करें। सिंध का जो कल्चर मिनिस्ट्री है वो हम भी इंटरनेशनल बल्कि आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं। अभी रिसेंटली जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है इसमें आई थिंक तकरीबन 170 या 175 कंट्रीज़ के आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने परफॉर्म किया। तो ये सारी जो एफर्ट्स है गवर्नमेंट की है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करें, और इंशाल्लाह ये जो मेरा लियारी मूवी है ये हम कोशिश करेंगे कि कान इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल होता है कैन वी मेक अ रिक्वेस्ट कि एक और एफर्ट में एक एफर्ट डाल दें। द थिंग इज़ कि हमारे सिनेमाज बहुत कम हैं, अब मूवीज़ और आउटलेट्स वैसे इंजॉय करने के भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। अब इंसान जाए मूवी देखने के लिए तो बहुत पैसे लग जाते हैं, टिकट्स बहुत महंगे हैं। वी नीड टू मेक दिस मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस एक्सेसिबल टू पीपल हु कांट रियली अफोर्ड हज़ारों रुपए के खर्चे इन अ सिंगल डे। एक दिन में इतना खर्च करके जाना पूरी फैमिली को इट्स मुश्किल। जी अर्ज ये है कि आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल इंटरनेशनली, वो पीपल आर नॉट गोइंग टू मूवी सिनेमाज एनीमोर, एवरीबॉडी इज आइदर ऑन नेटफ्लिक्स और अदर प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिलीज दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑन यूट्यूब एज वेल, जिसके लिए यू नो मोर एंड मोर पीपल कैन वॉच इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ। बट इनिशियली इट्स अ बिग स्क्रीन मूवी, मतलब इनिशियली तो बिग स्क्रीन है बिल्कुल सिनेमा में। जी इनिशियली तो बिग स्क्रीन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जब 2022 का कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था तो आपको याद होगा लियारी के फुटबॉल ग्राउंड्स में सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने स्क्रीनिंग्स करवाई थी जहां पे 20-20 हजार लोग आकर लाइव वर्ल्ड कप का टेलीकास्ट ग्राउंड्स में देख रहे थे। आपको अब्दुल्ला जी वी रिमेंबर वी हैव शोन दैट ऑन आवर शो एज वेल। जी हाँ, तो वी कैन ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दिस एंड इट विल बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। अब जाहिर सी बात है मैं क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा हूं और मेरे वालिद साहब लियारी के एमएनए, हम कोशिश करेंगे कि लियारी के ही फुटबॉल ग्राउंड्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में आपका तारीखी हल्का है लियारी, एंड नबील वी वुड रियली बी इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि लियारी में भी अभी बहुत काम की गुंजाइश मौजूद है, बहुत काम हुआ भी है, लेकिन लियारी कैन रियली बी अ टूरिस्ट स्पॉट विद इन कराची। सो उसके लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने, क्योंकि बहुत से कराची में रहने वालों ने ही आज तक लियारी एक्सप्लोर नहीं किया। ये अपने में एक अलग दुनिया है, एक यूनिक दुनिया है, मतलब एक बड़ी मिस्ट्री है सराउंडिंग लियारी, लेकिन पीपल हैवंट रियली। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अभी 2 days अर्लियर एक ब्रिटिश हाई कमीशन का डेलीगेशन को मैंने होस्ट किया था लियारी में। वहाँ के लोकल एथलीट्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ मैंने उनकी मुलाकात कराई। उससे पहले जर्मन कौंसल जनरल, उससे पहले फ्रांस के कौंसल जनरल, उससे पहले अमेरिकन कौंसल जनरल। तो मैं तो अपने तौर पे कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे जो इंटरनेशनल स्पेशली जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको मैं वहाँ पे लेकर जाता रहता हूँ। दीगर लाहौर से मेरे मेहमान आते हैं, उनको मैं लियारी के अलग अलग इलाकों में लेकर जाता हूँ, फुटबॉल ग्राउंड्स में लेकर जाता हूँ, आर्ट सेंटर्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में लेकर जाता हूँ मैं। और ये कोशिश हम करते रहते हैं और लोगों का इमेज और परसेप्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पूरा तवील अरसा था 2009 से लेकर 13 तक जब लियारी को बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया था मीडिया में। बल्कि जो इंटरनेशनल एक यूट्यूब चैनल है वाइस, उन्होंने आके लियारी में मेरे वालिद का इंटरव्यू किया था, उसके आज भी आप देखें तो 3.2 मिलियन व्यूज हैं उस वीडियो के, जो कि बहुत नेगेटिवली लियारी को पोर्ट्रे किया गया था। पर इन सब चीज़ों को हमने पिछले 10-12 साल में बहुत सक्सेसफुली काउंटर किया, और मेरे जितने भी इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं वो लियारी आते हैं, लियारी की बिरयानी खाते हैं, लियारी की खवातीन रैपर्स से, फुटबॉलर से, बॉक्सर से मिलते हैं, तो वो बिल्कुल ही has it improved as well? मतलब what plans do you have to change the infrastructure? इसको और टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए, सड़कें, गलियां, तजावुजात, मतलब तजावुजात का एक मेजर इशू तो होता है ना हर जगह। तजावुजात का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, 1927 का एक, जिस तरह आपने कहा ना कि लियारी का हिस्ट्री और कल्चर, तो 1927 का ली मार्केट मशहूर है, जो कि अंग्रेजों के दौर में एक बनाया गया था। उसका अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें तो वो कोई बॉस्टन या लंदन का या स्कॉटलैंड का कोई मार्केट लगता है, जिस तरह उसकी आर्किटेक्चर है। तो उसके इर्द गिर्द अनफॉर्चुनेटली तजावुजात है, उसको एक हटाना एक चैलेंज है, बिकॉज वहाँ पे जो गरीब दुकानदार है उनके लिए एक प्रॉपर ऑल्टरनेट प्लान हम बना रहे हैं। उसके बाद वहाँ का तजावुजात भी, जिस तरह एम्प्रेस मार्केट का हमने ख़त्म किया, तो इसका भी इंशाल्लाह कुछ सोचेंगे। बट जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, तो लियारी के अंदर हम लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ला रही है सिंध गवर्नमेंट, जो कि बिलावल भुट्टो ददाई साहब का पर्सनल इंटरेस्ट से आ रहा है, एंड दिस विल बी मोर देन probably 10 billion rupees की हमने सुना है काफी अरसे से, ये कब एक्चुअल आ जाएगा? और साथ ना ये भी बता दें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन फिल्म, कोई और भी प्लान में मूवीज हैं व्हिच आर रूटेड इन आवर रियलिटीज? नेचुरली सिंध गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के पीछे होगी तो उसका मकसद भी बड़ा होगा। Is this one of many? We hope so. Should we expect more?
नहीं, इंशाल्लाह दिस मूवी विल बी अ सक्सेस। फिर उसके बाद वी विल मेक मोर मूवीज अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ सिंध, द इंडस रिवर सिविलाइजेशन। हमारे जो थर है वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। देखिए, पाकिस्तान को हमेशा पोर्ट्रे किया जाता है कि आदाब आदाब और सर पे वो नमाज वाली टोपी और मुंह में पता नहीं पान लेके। पाकिस्तान इज़ वेरी डाइवर्स। अगर आप थर का पूरा एरिया देखें, वहाँ पे हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है वो एक्चुअली मेजॉरिटी में वहाँ पे रहती है। उनका एक राजस्थानी कल्चर है। मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनका इतना एक खूबसूरत कल्चर है। तो इन द फ्यूचर वी कैन शो पाकिस्तान डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कितनी माइनॉरिटीज यहाँ पे रहती है। बहुत शुक्रिया आपका नबील, एंड वी होप कि दिस इज वन ऑफ many films that Sindh हुकूमत, Sindh government would produce and would support. बहुत शुक्रिया नादिर नबील Thank you. And not only this, अभी आर्टिजन फेस्टिवल जो हुआ था, जो क्राफ्ट फेस्टिवल, क्राफ्ट फेस्टिवल सिंध का जो हुआ था, इट वाज अमेजिंग। बहुत ही मतलब वेरी डिफरेंट, कि पूरे सिंध से जो है चीज़ें वो एक ही जगह इकट्ठी कर लें। अभी अगर ये मूवीज़ के पीछे भी सिंध हुकूमत अगर हो तो दिस कैन रियली गो लॉन्ग। और मैं कहती हूँ वो साहब जनाब वाला जो अक्रॉस द बॉर्डर है ना, आई डोंट वांट देम टू चेंज इट बिकॉज इट्स लाइक कॉमेडी फॉर अस जब हम देखते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ ब्रेक लेनी है हमें जी लीजिएगा लीजिएगा। तो यस ब्रेक, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। क्या हाल है? चल रहा। अच्छा, हफ्ते के रोज़ क्या हो रहा है? कोयटा में खुसूसी इवेंट हो रहा है जिसमें 2 आलमी रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं। हुआ एक्चुअली, रिकॉर्ड तोड़ने वाले को देखकर बहुत लोगों की बड़ी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई होंगी। सुल्तान गोल्डन 80s की दहाई से गाड़ी मोटरसाइकिल के स्टंट करते चले, मतलब लिटरली व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमने इनका नाम ज़रूर सुना था। ऑफ कोर्स, एक्चुअली यू नो व्हाट, आई हैव अ फीलिंग आई माइट हैव सीन हिम इन एक्शन। यू मस्ट हैव। इन यूएई, मतलब उस ज़माने में भी कुछ लोग आते जाते रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने लॉन्ग जंप, रिवर्स जंप, कार को आग लगा कर जंप और पता नहीं क्या कुछ किया, और फिर 90 की दिहाई के वो मनाजिर गायब हो गए। मतलब सुल्तान गोल्डन की हम बात कर रहे हैं। अब इतने सालों बाद दोबारा मैदान में उतरा है कौन? ये कुछ नौजवान हैं, और भाई रिवर्स ड्राइविंग का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। 2022 में बनने वाला पुराना रिकॉर्ड 1 मील 1 मिनट 15 सेकंड में तय करने का था, और सुल्तान ने ये 57 सेकंड में कर दिया है। इनका नाम भी सुल्तान है। इट इज़ द सेम गाय। ओके जी, सुल्तान गोल्डन हमारे साथ। वी ऑनर्ड टू हैव द सुल्तान गोल्डन विद अस। स्टंटमैन सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। मतलब वी कुड नॉट बिलीव आवर आईज, इसीलिए कुछ कंफ्यूजन रही कि वी कुड नॉट बिलीव कि इट इज़ यू। सीरियसली हमें नहीं अंदाज़ा हुआ इस बात का। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर और दोबारा पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर। सो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। ये सिर्फ न बलूचिस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक एजाज़ है। तो अल्लाह की मेहरबानी से वो रिकॉर्ड मैंने अब सबके सामने ऑनलाइन, बल्कि GOC पूरे तो बराह रास्त दिखाया था। तो उसमें 57 सेकंड के अंदर इस रिकॉर्ड को मैंने ब्रेक किया। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, और ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। दूसरा रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है वो है, जिसका नाम है, जो गिनीज बुक ने उसके लिए, उसका नाम है पारदस रिवर्स जंप। तो वो रिकॉर्ड थे। उसके लिए जो है ये रिकॉर्ड 2014 से रिकॉर्ड है। इसके लिए सैकड़ों लोगों ने कोशिश की कि इस रिकॉर्ड को नहीं ब्रेक कर सका। तो मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि इस रिकॉर्ड को मैंने बनाया और इस रिकॉर्ड को मैंने तोड़ दिया। कोई मामूली डिस्टेंस के साथ अगर मैं 90 फुट भी जंप कर लेता तो ये मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। मेरा प्रोग्राम था 165 फुट का, क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने इस पर जंप किया था, रिहर्सल जंप। वो 165 फुट है, मगर वो फ्रंट जंप था। हमें उसके मुताबिक हम जो, बाकी तो अल्लाह की मेहरबानी से इस पर जो है वो इंसान की जब प्रैक्टिस होता है, आदमी उसके लिए फिट होता है। मैं तो उस पर मुझे था, तो फिर मैंने वहाँ से उसको शुरू कर दिया। तो वो है रिकॉर्ड आपका बन गया है 121। सुल्तान साहब आपकी बात भी सुन रहे हैं और आपकी रिवर्स जंप भी देख रहे हैं, मतलब इट इज क्वाइट आइकॉनिक। अच्छा, अब ये एक सवाल का जवाब सभी जानना भी चाहते हैं। आप कई दिहाइयों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर रिटायरमेंट सी आपने वो ले ली, मैदान में नजर नहीं आए। आप कहाँ गायब थे? हाँ, कहाँ गायब थे, और फिर वापसी का सोचा कैसे आप? मैंने आपसे वजाहत की थी कि मैं जमात में चला गया, मैंने कोई रिटायरमेंट नहीं ली। मैं
2000 में मैंने जो है जब 4 महीने पूरा कर दिया, मैं अल्लाह से मांगता रहा, जब मुझे बुजुर्गों ने इजाज़त दी। अभी हाल ही में मैं 1 साल दे रहा हूँ लाहौर में हार्स एंड कैटल। मैं 40 साल लाहौर में हूँ, तो 40 साल में मुझे खुद हार्स एंड कैटल शो के लिए मुझे बुलाया और मुझे लेटर जारी किया मेरे नाम। अब अगले दिन 2 दिन बाद फिर मैंने कहा आप ये दूसरा जो फास्टेस्ट रिवर ड्राइव है वो भी कर ले, रिंग रोड पे हम करें, उसका भी लेटर मेरे पास दूसरा पड़ा है। उसके बाद अगले रात को ही कॉल आया, हमने सारे इंतज़ाम कर दिया, गाड़ी परचेज की, वो बताए नहीं आप कर सकेंगे या नहीं करें। मैंने बोला सर मजाक तो न करें, ये तो मजाक है, लोगों की जो है इस तरीके से जो है कि लोगों का जो है इंसल्ट होता है। मैंने कहा मेरा ट्रायल ले लो, मैं ट्रायल करके देता हूँ। मैंने बोला बस आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाए, अब वो इंतज़ाम मेरे को तो पता ही नहीं था। तो बहरहाल मैं भी वहाँ से आ रहा था, मैंने उस रिकॉर्ड को, उस गाड़ी में हमने मोटिफिकेशन किया था, जिस गाड़ी से मैंने उस स्पीड 140 किलोमीटर चलाई, स्पीड पर चलाई, उसमें मोडिफिकेशन। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये रूल है कि आप गाड़ी में मोडिफिकेशन रिवर्स स्पीड में नहीं कर सकते, न उसमें सेफ्टी किट लगा सकते हैं, न उसमें गियर चेंज कर सकते हैं, न उसमें इंजन चेंज कर सकते हैं। जिस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हो। और बड़ी इंटरेस्टिंग, लिटरली आपके साथ तो लंबी एक नशिस्त चाहिए और तभी आपकी ज़िंदगी के किस्से भी हम सुनेंगे। अब ये बताइएगा क्या इरादा है आगे? अभी ये रिकॉर्ड्स इनसे मुतमईन हैं या फिर अब एक्चुअली आप इसको एक्टिवली परसू करेंगे दोबारा से? तीसरा रिकॉर्ड भी मेरा बनाने का कल भी प्रोग्राम था उसको करने का, उसका नाम था दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन, जिसका नाम है बर्निंग कार जंप, कि गाड़ी को हम आग लगाएंगे। पहले भी ये रिकॉर्ड मैं कर चुका हूँ बर्निंग कार भी, और ये बात मैं दोबारा वजाहत से करूँ, मैं दुनिया का पहला वो शख्स हूँ जिसने बर्निंग कार जंप 1995 में किया। फिर उसके बाद मैंने रिवर जंप भी 1995 में किया। उस वक़्त इंतज़ामिया ने गिनीज बुक को ये नहीं भेजा, वरना मेरा 1995 से मेरा नाम गिनीज बुक में आ जाता, क्योंकि मैंने जितना जंप उस वक़्त किया था वो भी ये 89 फुट से ज़्यादा था। अभी तो 121 फुट किया, और ये मैंने फैसलाबाद में किया। Absolutely, you're a legend. You are indeed a legend. Thank you for taking time for us. और ये बर्निंग कार वाला जो है ना, ये we're looking forward to that too. Exactly. And that is it. हमारे पास टाइम नहीं है आज, और rest of it tomorrow. Yes.